जी गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग कल्पना जी। देखिए लास्ट क्लास में हम कौन सा अध्याय कर रहे थे भाई? सर अध्याय 21A। अध्याय 21A की कुछ धाराएं मैंने आप लोगों को समझाई थी जो इम्पोर्टेंट थी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाकी धाराएं मैंने सरसरी तौर पे आपसे कहा था कि आप लोग देख लीजिएगा। तो कहीं कोई समस्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को इस मामले में? जी देखी भी थी कि नहीं? कल्पना जी, राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी कहाँ से हैं आप? एक राज नाम की आईडी हमारे साथ है क्लास में। जी मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या आप लोगों को? आ रही है सर। तो क्या आप लोगों ने दो ये जो धारा सॉरी चैप्टर नंबर 21A था, इसको आपने, मुझे लगता नहीं कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, मुझे पूरा भरोसा है आप पे। ऐसा मेरा भरोसा सही है कि गलत है? हाँ सर सही है, हम झूठ नहीं बोलेंगे। चलिए इसमें एक दो चीज़ें मैंने आपको और बताना चाहता हूँ। एक तो इसमें जो 265H है इसे देख लीजिए। ये कह रहा है पावर ऑफ द हाई कोर्ट इन प्ली बार्गेनिंग, अभिभाग के संपणन में न्यायालय की शक्ति। ठीक है, पावर ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की क्या पावर है ये एच में बताया गया है। हाई कोर्ट बोल गया मैं गलती से, ये कोर्ट की बात कर रहा है। ये कह रहा कोर्ट शेल हैव फॉर द पर्पजेज ऑफ discharging his functions under this chapter all the powers vested in respect of bail, trial or offences and other matters relating to the disposal of a case in such court under this code। तो 265 जय हिंदी में जा है और इंग्लिश में अच है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कह रहा है कि न्यायालय को इस अध्याय के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए वे समस्त शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो इस संहिता के अधीन ऐसे न्यायालय में जमानत, अपराध का विचारण और मामले के निस्तारण से संबंधित अन्य मामले के संबंध में निहित होती हैं। मतलब कि जो अगर जैसे अध्याय 21A के अंतर्गत कोई न्यायालय काम कर रहा है तो उसको सारे राइट्स होंगे, कोई राइट्स यहाँ कर्टेल नहीं होगा। और इसमें एक चीज़ है 265 के जो इसकी धारा है वो भी इम्पोर्टेंट है। वो कह रहा है कि स्टेटमेंट्स ऑफ एक्यूज नॉट टू बी यूज्ड। देखिए जब प्ली बार्गेनिंग होती है तो प्ली बार्गेनिंग में क्या होगा, एक्यूज जो है वो जो वादी है, कंप्लेनेंट है, पीड़ित है, उससे बार्गेनिंग करेगा ना। तो बार्गेनिंग में वो कहेगा, वो इस बात को मानेगा कि हाँ भाई मेरी वजह से आपका ये नुकसान हुआ है, तो एक तरह से एडमिशन आ जाएगा उसका। समझ रहे हो ना एनू? यस सर। प्ली बार्गेनिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, लास्ट क्लास में आप शायद नहीं थी। तो प्ली बार्गेनिंग में प्ली बार्गेनिंग की जो 265K है वो कह रही है स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज नॉट टू बी यूज्ड। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मामला प्ली बार्गेनिंग में गया और प्ली बार्गेनिंग में बात नहीं बनी तो जो एक्यूज का स्टेटमेंट आया है वो स्टेटमेंट जो है वो केवल इस चैप्टर तक ही सीमित रहेगा, वो उसके विरुद्ध इस्तेमाल अन्यथा नहीं किया जा सकेगा। ठीक है कल्पना? Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, the statements or facts stated by an accused in an application for plea bargaining filed under section 265B shall not be used for any other purpose except for the purpose of this chapter। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्ली बार्गेनिंग में, अब प्ली बार्गेनिंग आप कब करोगे? जब अपने अपराध को स्वीकृत मानोगे, संस्वीकृति करोगे, आप कहोगे कि हाँ भाई मुझसे तेरा ये नुकसान हुआ है, मुझसे तेरा अपराध हुआ है,
और हम चलो बैठ के प्ली बार्गेनिंग कर लेते हैं, एक इस स्तर पे से निपटा लें। मान लीजिए कुछ मामले ऐसे हैं कि जिनमें सज़ा भी है, फ़ाइन भी है ना, और सज़ा और फ़ाइन दोनों भी है। जहाँ तीनों ऑप्शन है तो वो कह सकता है कि यार चलो फ़ाइन लगवा के मुझे छोड़ दो, मैं फ़ाइन देने को तैयार हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ बात नहीं बनी, तो वो जो उसका स्टेटमेंट आया है एक्यूज़ का, वो स्टेटमेंट इस चैप्टर के अलावा अन्य स्थान पर नहीं पढ़ा जाएगा, ये कह रहा है ये धारा। किस सजा तक के मामले प्ली बार्गेनिंग में उठाए जा सकते हैं, कल्पना? हम बताएं सर? हाँ निहाल बताइए। 7 साल से कम के सर। 7 साल से कम की सजा होनी चाहिए, वही मामले प्ली बार्गेनिंग में उठाए जा सकते हैं। इसमें सर हाँ। ऐसा होता है कि 323 504 में भी जो है वादी ये चाहता है कि अभी उसको फांसी चढ़ा दें सर। ये केवल रेलवे में ऐसा है सर, जहाँ हाँ। प्ली बार्गेनिंग अधिकतर मात्रा में होती है। हाँ अब वहाँ क्षतिपूर्ति की जो उनकी होती लिस्ट होती, उसी के आधार पे प्ली बार्गेनिंग हो जाती, उसी में वो जुर्माना अदा कर देते, निपट जाता। वैसे अपनी कोर्टों में तो सर ऐसा होता है कि नहीं, प्ली बार्गेनिंग होती नहीं है। इस चैप्टर का हमने कभी इस्तेमाल देखा ही नहीं, एकेडमिक चैप्टर बन के रह गया है। जी जी सर, ये सर रेलवे में है। तो और 7 वर्ष से कम सजा के मामले तो एक बात हो गई, उसके अलावा और कौन से मामले हैं जो 7 वर्ष से कम है उन पर यह लागू नहीं होता है? कल्पना बताएगी। जी सर। 7 वर्ष से कम की सजा वाले वो और कौन से मामले हैं जिन पर प्ली बार्गेनिंग वाला चैप्टर लागू नहीं होता है? जल्दी बोल दिया करो, जो भी स्थिति है, यस नो फटाफट किया करो। ये इतना समय जो है आप किल करते हो क्लास का, ये अच्छी बात नहीं है। सर ध्यान नहीं आ रहा। अरे कल ही बताया था, कल की ही क्लास में, मतलब कि बीच में संडे का अवकाश रहा है। अरे जो देश के कौन से सर सामाजिक आर्थिक, हाँ आर्थिक मामलों को प्रभावित करने वाला मामला, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, हाँ 14 वर्ष से कम आयु के बालक के खिलाफ, ये सवाल प्रीलिम्स में पूछा हुआ है भाई, है ना। चलिए अब अगला चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 22, जो बात करता है अटेंडेंस ऑफ पर्सन्स कन्फाइंड और डिटेन्ड इन प्रिजन्स, कारागारों में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी। ठीक है, समझे? 266 सेक्शन इसका बताता है और ये परिभाषा बता रहा है काहे की डिटेन्ड की। ठीक, डिटेन्ड किसे कहा गया है? डिटेन्ड कहा गया है, डिटेन्ड इंक्लूड्स डिटेन्ड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये कह रहा है निरुद्ध के अंतर्गत निवारक निरोध के लिए उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन निरुद्ध भी है। प्रिवेंटिव डिटेंशन किसे कहा जाता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बताएगा कोई? निहाल आप बताइए, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? नहीं मालूम। कोई बात नहीं, सब चीज़ें पता हो ये आवश्यक नहीं है। देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है, हम जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 में हम देखते हैं, 21 में है ये कॉन्स्टिट्यूशन में। हाँ। ये ना जो भी कोई, जैसे मान लो किसी को पुलिस पकड़ती है ना, तो उसके अधिकार है, निरोध बोलते हैं। हाँ, तो प्रिवेंटिव मतलब कि किसी बात को करने से रोकने के लिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंशन करने के लिए, रोकने के लिए, तो वो प्रिवेंटिव डिटेंशन कहा जाता है। मान लीजिए किसी के व्यक्ति के विषय में पता लग जाए कि भी ये खतरनाक किस्म का व्यक्ति है और इससे संभावना है कि इसको यदि डिटेन ना किया गया तो ये कोई ना कोई बड़ा अपराध कर सकता है, तो वो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, उसमें निरुद्ध कर दिया जाता है व्यक्ति को।
और इसका बी पार्ट कह रहा है प्रिजन। प्रिजन के विषय में बता रहा है कारागार क्या होता है। कारागार आप सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ जो 266 की सबसेक्शन बी है वो बता रही है प्रिजन क्या है। प्रिजन इंक्लूड्स एनी प्लेस विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर टू बी ए सबसाइडरी जेल। ठीक है, ये कह रहा कारागार के अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं कोई ऐसा स्थान जिसे राज्य सरकार ने साधारण या विशेष आदेश द्वारा अतिरिक्त जेल घोषित किया है। और सेकंड कह रहा है इसका बी का एनी रिफॉर्मेटरी बोस्टल इंस्टीट्यूशन और अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ ए लाइक नेचर। तो जो सुधारालय वगैरह होते हैं, है ना, बोस्टल संस्थाएं होती हैं या इस प्रकार की कोई अन्य संस्था, वो भी कारागार उसे बोला जाता है। सुधारालय क्या होता है भाई? सुधारालय, अरे बच्चा जेल नहीं होती, बच्चों को सुधारने के लिए उसमें रखा जाता है, जिसे ऑब्जर्वेशन होम भी कहते हैं सर। हाँ एक तरह से वहाँ बच्चों को जो जुनाइल होते हैं, जुनाइल के लिए अलग से व्यवस्था की जाती है। ठीक है ना जी, उसको हमारे यहाँ पे ऑब्जर्वेशन होम बोलते हैं। ओके ओके ओके, हाँ ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है बच्चों को वहाँ जी। तो ये 266 में परिभाषाएं आपको समझ आ गई। 267 बात कर रहा है पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ प्रिजनर्स। बंदियों को हाजिर करने की अपेक्षा करने की शक्ति बताई गई है 267 में। तो बंदी जो जेल में बंद हैं उनको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो न्यायालय उनके लिए वहाँ कैसे बुलाती है उन्हें जेल से, तो वो व्यवस्था यहाँ बताई गई है 267 में। ये कह रहा वेन एवर इन द कोर्स ऑफ एन इंक्वायरी ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड इट अपियर्स टू ए क्रिमिनल कोड। तो ये कह रहा है कि जब कभी इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई के दौरान किसी दंड न्यायालय को यह प्रतीत होता है। ठीक है, तो क्या प्रतीत होता है? ए दैट ए पर्सन कन्फाइंड और डिटेन्ड इन अ पर्सन प्रिजन should be brought before the court for answering to a charge of an offence or for the purpose of any proceeding against him, or that it is necessary for the ends of justice to examine such person as a witness। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो व्यक्ति जेल के अंदर निरुद्ध है, जेल के अंदर, कारागार के अंदर बंद है, उसको कोर्ट में पेश कराने की शक्ति जो है वो 267 में बताई गई है, और किन किन पर्पज के लिए उसे बुलाया जाता है वो यहाँ बताए गए हैं। देखिए, जेल से जो बंदा आएगा वो किसी पर्पज से ही तो आएगा। क्या पर्पज हो सकते हैं? कारागार में प्ररुद्ध या निरुद्ध व्यक्ति को किसी अपराध के आरोप का उत्तर देने के लिए या उसके विरुद्ध किन्हीं कार्रवाइयों के प्रयोजन के लिए न्यायालय के समक्ष लाया जाना चाहिए। तो जब चार्ज उस पर बनेगा जेल में बंद व्यक्ति पर, तो चार्ज के समय उसे हाजिर होना पड़ेगा, उसको चार्ज लगाया जाएगा, वो चार्ज का जवाब देगा। चार्ज के क्या जवाब हो सकते हैं? कल्पना, चार्ज के क्या जवाब हो सकते हैं? कल्पना, मेरी आवाज आ रही हो तो माइक खोल के जरा उत्तर देने का कष्ट। 211 जी सर जो 211 में आपने बताया वही तो होंगे। वो तो तत्व बताए थे मैंने उसके, मैं पूछ रहा हूँ चार्ज के जवाब क्या हो सकते हैं। भाई, एक एक्यूज खड़ा है आपके सामने, आप जज है, आपने उस पर चार्ज लगाया, तो उससे आप क्या अपेक्षा करते हैं? हेनू, आप बताइए। जो उस पे चार्जेस लगाए गए हैं वो उसको या तो एक्सेप्ट करे या फिर डिनाई करे। बस सीधी सी बात है भाई, या तो वो प्ली ऑफ गिल्टी करेगा कि हाँ जी मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से हुजूर आला, जो आपने मुझे पे चार्ज लगाया है मैं उसे शब्द से शब्द जो है स्वीकार करता हूँ, और या वो ये कहेगा कि नहीं, मैं इन आरोपों से इनकार करता हूँ और मैं ट्रायल चाहता हूँ।
क्यों मुगले आजम, ऐसा ही होता है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी प्लीड गिल्टी और हाँ, बस दो ही रास्ते हैं वहाँ से, या तो आप राइट हैंड साइड जाइए या लेफ्ट हैंड साइड जाइए। जी सर। चलिए, और इसमें बी पार्ट कह रहा कि न्याय के उद्देश्यों के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे व्यक्ति को साक्षी के रूप में परीक्षा की जाए। तो उसको बतौर साक्षी भी बुलाया जा सकता है, जेल में निरुद्ध या प्ररुद्ध व्यक्ति को बतौर साक्षी भी तलब किया जा सकता है। तो तब कह रहा है कि द कोर्ट में मेक एन ऑर्डर रिक्वायरिंग द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रिजन टू प्रोड्यूस सच पर्सन बिफोर द कोर्ट फॉर आंसरिंग टू द चार्ज और फॉर द पर्पज ऑफ सच प्रोसीडिंग और एज द केस में बी फॉर गिविंग एविडेंस। और कह रहा तब वह न्यायालय कारागार के भार साधक अधिकारी से यह अपेक्षा करने वाला आदेश दे सकता है कि वह ऐसे व्यक्ति को की यथास्थिति आरोप का उत्तर देने के लिए या ऐसी कार्रवाइयों के प्रयोजन के लिए या साक्ष्य देने के लिए न्यायालय के समक्ष पेश करे। ठीक है, क्लियर है। उपधारा 2 कह रही है 267 की कि वेयर एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 इज मेड बाय अ मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास इट शैल नॉट बी फॉरवर्डेड टू और एक्टेड अपॉन बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रिजन unless it is countersigned by the chief judicial magistrate to whom such magistrate is subordinate। तो इसकी उपधारा 2 ये कह रही है कि यदि ऐसा आदेश जो है वो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा किया गया है तो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के आदेश को पहले सीजीएम महोदय के द्वारा काउंटर साइन प्रति हस्ताक्षरित कराया जाना जरूरी है, तभी उसको ऑनर करेगा जेलर। अदरवाइज डायरेक्ट अगर सेकंड क्लास का मजिस्ट्रेट कोई प्रोडक्शन वारंट भेज रहा है, कोई आदेश भेज रहा है, तो उसको ऑनर नहीं करेगा, चूँकि 267 की सब सेक्शन 2 में क्या बता दिया है कि यदि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट इस प्रकार किसी व्यक्ति की हाजिरी जो जेल में प्ररुद्ध या निरुद्ध है उसके लिए कोई आदेश कर रहा है तो वो आदेश पहले सीजीएम साहब से काउंटर साइन प्रति हस्ताक्षरित कराया जाएगा, तभी उसको वो बल मिलेगा। अदरवाइज केवल सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर से कैदी को आहूत नहीं किया जा सकेगा। निहाल, क्लियर है? जैसे हाँ बताइए मुगला जी। जैसे सेकंड क्लास जज साहब ने कोई ऑर्डर दिया जेल सुप्रिटेंडेंट को एक्यूज को पेश करो, नेसेसरी है, वो पहले वो प्रोडक्शन वारंट जो भी बी वारंट बाय प्रोडक्शन वारंट जो होगा वो पहले अप्रूवल के लिए इट विल बी रिकमेंडेड टू द सीजीएम। यस यस यस, unless the CGM will not countersign that warrant be without power, उसमें कोई शक्ति नहीं होगी, वो एबी इनिशियो नल एंड वॉइड रहेगा। बस 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 बस, बिल्कुल सही बात है। अगर सीजीएम साहब उसे कर देता फॉरवर्ड करके, हाँ, सीजीएम साहब के रेफरेंस से जेल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो हो सकता है कि सीजीएम साहब पहले ये चेक करते हो कि भाई वास्तव में ये प्रोडक्शन आवश्यक है कि नहीं है, या व्हाट्सएवर, या एक प्रक्रिया का हिस्सा है बस। जी हाँ या ना, हाँ, या भेजेगा तो हाँ साइन करेगा, नहीं भेजेगा तो मना करेगा। वैसे तो ये रूटीन में साइन हो ही जाते होंगे क्योंकि सीजीएम साहब भी वो ठीक है वो तो सारा देखते हैं होते हैं सर, लेकिन जो बुक्स है ना प्रैक्टिस में और सर थ्योरी में देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस। यस यस यस, बिल्कुल डिफरेंस है। प्रैक्टिस तो एक अलग फिनोमिना है और जब हम एकेडमिकली पढ़ते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, तो वो वहाँ बिल्कुल एक डिफरेंट इरा मिलता है हमें लॉ का, क्योंकि सर प्रैक्टिस में पनिशमेंट वाली सेक्शंस होती है और इसमें थ्योरिकल जो है डेफिनेशंस वाली होती है, वेदर इज सेक्शन विल मेड आउट और नॉट। बिल्कुल वो डिपेंड करेगा, ये इसलिए डिफरेंट है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल। अब इसका सब सेक्शन 3 और कुछ बता रहा है, उसे देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है एवरी ऑर्डर सबमिटेड फॉर काउंटर साइनिंग अंडर सब सेक्शन 2 shall be accompanied by a statement of the facts which in the opinion of the magistrate render the order necessary, and the chief judicial magistrate to whom it is submitted may, after considering such statement, decline to countersign the order। देखो ये हम जो बात डिस्कस कर रहे थे वो उपधारा 3 ने बता दी। ये कह रहा है उपधारा 2 के अधीन प्रतिहस्ताक्षरित के लिए पेश किए गए प्रत्येक आदेश के साथ ऐसे तथ्यों का जिनसे मजिस्ट्रेट की राय में आदेश आवश्यक हो गया है एक विवरण होगा और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष यह पेश किया गया है उस विवरण पर विचार करने के पश्चात
आदेश पर प्रति हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकता है। ठीक है, अगर वो उस विवरण से सेटिस्फाइड नहीं है सीजीएम कि भाई इसका प्रोडक्शन जो है नेसेसरी है, यदि वो उससे सहमत हो जाएगा तो वो साइन कर देगा, नहीं सहमत है तो उपधारा 3 ये कहता है कि सीजीएम हैज़ राइट टू डिक्लाइन दैट काउंटर साइन एप्लीकेशन। क्लियर है? जी सर जी। चलिए, अब 268 कह रहा है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सक्लूड सर्टेन पर्सन्स फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ सेक्शन 267। ये कह रहा धारा 267 के परिवर्तन से कतिपय व्यक्तियों को अपवर्जित करने की राज्य सरकार की शक्ति 268 में है। देखते हैं क्या क्या अपवर्जित किया जा सकता है राज्य सरकार के द्वारा 268 में। ये कह रहा द स्टेट गवर्नमेंट में एट एनी टाइम having regard to the matters specified in subsection 2 by general or special order direct that any person or class of persons shall not be removed from the prison in which he or they may be confined or detained and thereupon so long as the order remains in force. No order made under section 267 whether before or after the order of the state government shall have effect in respect of such person or class of persons। उपधारा 1 268 की कह रही है कि राज्य सरकार उपधारा 2 में निर्दिष्ट बातों को ध्यान में रखते हुए किसी समय साधारण या विशेष आदेश द्वारा ये निर्देश दे सकती है कि ऐसे किसी व्यक्ति को या किसी वर्ग के व्यक्तियों को उस कारागार से नहीं हटाया जाएगा जिसमें उसे या उन्हें परिरुद्ध या निरुद्ध किया गया है, और तब जब तक ऐसा आदेश प्रवृत्त रहे धारा 267 के अधीन दिया गया कोई आदेश, चाहे वह राज्य सरकार के आदेश के पूर्व किया गया हो या उसके पश्चात, ऐसे व्यक्ति या ऐसे वर्ग के व्यक्तियों के बारे में प्रभावी ना होगा। क्या समझ आया? 268 क्या कह रहा है एनु? सर 268 के जो 267 में जो दिए गए हैं जो जेल से बुलाने का जो राइट दिया गया है कोर्ट को, हाँ, तो वो राज्य सरकार को ये पावर है कि राज्य सरकार किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति के वर्ग के लिए इस ऑपरेशन पर रोक लगा सकता है। कई बार कुछ ऐसे इस प्रकार के एक्यूज होते हैं कि उनको जेल से हटाया जाना, मान लीजिए जेल से बाहर निकाला जाना, हो सकता है कि उनको कोई थ्रेट हो इस प्रकार की कि उनका हत्या हो सकती हो या व्हाट्सएवर कोई भी परिस्थिति हो, तो फिर ऐसे व्यक्तियों के लिए मामला 267 का ना होके फिर आजकल एक चूँकि टेक्नोलॉजी अपने हाई लेवल पे बढ़ती जा रही है, तो क्या है उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी उनकी हाजिरी हो जाती है। उनको व्यक्तिगत रूप से तलब करने से उनको 268 में राज्य सरकार को पावर है कि वो उस पर रोक लगा दे। इज दैट क्लियर मुगल आजम? यस सर। हाँ, होता है सर, खुंखार वो होते हैं जो अपराधी, हाँ बहुत से, हाँ जिनका मतलब थ्रेटनिंग है किसको या कुछ बाहर आने के बाद वो गड़बड़ करने की उनसे उम्मीद बनती है, तो उनको वहाँ फिर ऐसा कोई विशेष आदेश या साधारण आदेश से राज्य सरकार 267 के ऑपरेशन पर रोक लगा सकती है। अब उपधारा 2 देखते हैं। उपधारा 2 कह रहा बिफोर द मेकिंग एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 द स्टेट गवर्नमेंट शैल हैव रिगार्ड टू द फॉलोइंग मैटर्स, नेमली द नेम ऑफ द ऑफेंस फॉर विच और द ग्राउंड्स ऑन विच द पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन्स हैज़ बीन ऑर्डर टू बी कन्फाइंड और डिटेन्ड इन प्रिजन। और बी कह रहा द लाइकलीहुड ऑफ द डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर इफ द person or class of persons is allowed to be removed from the prison, और सी कह रहा द पब्लिक इंटरेस्ट जनरली। तो ये आधार बताए हैं उन्होंने कि उपधारा 1 के अधीन कोई आदेश देने के पूर्व राज्य सरकार निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगी, अर्थात उस अपराध का स्वरूप जिसके लिए या वे आधार जिस पर उस व्यक्ति को या उस वर्ग के व्यक्तियों को कारागार में परिरुद्ध या निरुद्ध करने का आदेश दिया गया है। पहले तो वो देखा जाएगा, है ना। दूसरा देखा जाएगा कि यदि उस व्यक्ति को या उस वर्ग के व्यक्तियों को कारागार से हटाने की अनुज्ञा दी जाए तो लोक व्यवस्था में विघ्न की संभाव्यता है। वही हम डिस्कस कर रहे थे
कि भाई पब्लिक पीस उससे डिस्टर्ब हो सकती है अगर उसको वहाँ से निकाला जाए। और तीसरा है लोकहित साधारणतः, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। ठीक है, 268 में 267 के ऑपरेशन पर रोक लगाने का राज्य सरकार को विशेषाधिकार है। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई किसी को? गुलशेर, निहाल, कल्पना, रवि जी। आगे देखते हैं 269 बात कर रहा है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ प्रिजन टू एब्सटेन फ्रॉम कैरिंग आउट ऑर्डर इन सर्टेन कंटिजेंसीज। ये कह रहा है कि कारागार के भार साधक अधिकारी का कतिपय आकस्मिकताओं में आदेश को कार्यान्वित न करना। तो जो आदेश हुआ है 267 का आदेश, तो कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि भार साधक अधिकारी जो है वो उस आदेश को एग्जीक्यूट ना कर पा रहा हो, तो 269 में व्यवस्था है। 269 की अगर अवस्था है तो वो ऐसे आदेश को कई बार ऑनर नहीं कर पाएंगे, वो स्थिति 269 में है। ये कह रहा है वेयर द पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ whom an order is made under section 267A is by reason of sickness or infirmity unfit to be removed from the prison। ये कह रहा है कि यदि बीमारी या अंग शैथिल्य के कारण कारागार से हटाए जाने के योग्य नहीं है, कौन? वो अक्यूज जिसको कोर्ट ने तलब किया है। मान लीजिए वो बीमार पड़ा हुआ है, अंग शैथिल्य की वजह से वो नहीं आ पा रहा है, तो मजबूरी है भार साधक अधिकारी के समक्ष, तो वो उस पर अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उस रिपोर्ट को वापस भेज देगा। ठीक, कह रहा है बी इज़ अंडर कमिटल फॉर ट्रायल और अंडर रिमांड पेंडिंग ट्रायल और पेंडिंग आ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। ये कह रहा है विचारण के लिए सुपुर्दगी के अधीन है या विचारण के लंबित रहने तक के लिए या प्रारंभिक अन्वेषण तक के लिए प्रतिप्रेषणाधीन है। ठीक है। सी कह रहा है इज इन कस्टडी फॉर ए पीरियड विच वुड एक्सपायर बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लाइंग विद द ऑर्डर एंड फॉर टेकिंग हिम बैक टू द प्रिजन इन विच ही इज कन्फाइंड और डिटेन्ड। और ये कह रहा है कि इतनी अवधि के लिए अभिरक्षा में है जितनी आदेश का अनुपालन करने के लिए और उस कारागार में उसमें वह प्ररुद्ध है या निरुद्ध है उसे वापस ले आने के लिए अपेक्षित समय के समाप्त होने के पूर्व समाप्त होती हो। क्या उसकी अभिरक्षा लिमिटेड समय के लिए है और पता लगा कि जो आदेश आया है उस आदेश को एग्जीक्यूट कराने के बाद जेल वापस लाने तक वो जो सीमा है, जिस सीमा के लिए वो वहाँ कर्टेन है, वो समाप्त हो जाएगा, तब वैसी अवस्था में वो इसको इनकार कर सकता है। और डी कह रहा है इज़ ए पर्सन टू whom एन ऑर्डर मेड बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 268 अप्लाइज। और वो व्यक्ति ऐसा है जिसके लिए 268 में राज्य सरकार के द्वारा विशेष आदेश दिया गया है, तो उसको भी भार साधक अधिकारी भेजने से मना कर सकता है। द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रिजन शैल एब्सटेन फ्रॉम कैरिंग आउट द कोर्ट्स ऑर्डर एंड शैल सेंड टू द कोर्ट ए स्टेटमेंट ऑफ रीजन्स फॉर सो एब्सटेनिंग। ये कह रहा है कि यहाँ कारागार का भार साधक अधिकारी न्यायालय के आदेश को कार्यान्वित नहीं करेगा और ऐसा न करने के कारणों का विवरण न्यायालय को भेज देगा। इज दैट क्लियर रवि? इसका प्रोविजो भी है। प्रोविजो कह रहा है प्रोवाइडेड दैट वेयर द अटेंडेंस ऑफ सच पर्सन इज रिक्वायर्ड फॉर गिविंग एविडेंस एट ए प्लेस नॉट मोर देन 25 किलोमीटर्स डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिजन, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रिजन शैल नॉट सो एब्सटेन फॉर द रीजन मेंशन्ड इन क्लॉज बी। ये कह रहा है कि परंतु जहां ऐसे व्यक्ति से किसी ऐसे स्थान पर जो कारागार से 25 किलोमीटर के अधिक दूर नहीं है साक्ष्य देने के लिए हाजिर होने की अपेक्षा की जाती है, वहां कारागार के भार साधक अधिकारी के ऐसा न करने का कारण खंड ख में वर्णित कारण नहीं होगा। यदि 25 किलोमीटर की परिधि के अंदर कोर्ट के कारागार है तो जो 269 का जो बी पार्ट है उसके तहत वो मना नहीं कर पाएगा, उसे कोर्ट के समक्ष पेश करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर?
अब अगला जो सेक्शन है 270 कह रहा प्रिजनर टू बी ब्रॉट टू कोर्ट इन कस्टडी। ये कह रहा सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 269 द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रिजन सेल अपॉन डिलीवरी ऑफ एन ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 267 एंड ड्यूली काउंटरसाइंड वेयर नेसेसरी। ड्यूली काउंटरसाइंड वेयर नेसेसरी ये किसके लिए आया है कल्पना? ड्यूली काउंटरसाइंड इफ नेसेसरी ये शब्दावली किस बात के लिए आई है कल्पना? जी सर। हाँ सवाल पूछा है वो बताइए कि यहाँ एक शब्दावली आ रही है कि एंड ड्यूली काउंटरसाइंड वेयर नेसेसरी, तो ये कहाँ के लिए बात की जा रही है? जल्दी बोला करो यार। सर जेल के लिए जहाँ पे कोई भी आरोपी विरुद्ध है, जहाँ कोई भी बंदा वहाँ के लिए है सर कि कोर्ट द्वारा। एनु बता रही है, एनु बताइए आप। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के लिए ना। यस यस यस, ड्यूली काउंटरसाइंड वहीं तो होगा जहाँ सेकंड मजिस्ट्रेट आदेश कर रहा है सीजीएम के द्वारा इफ़ नेसेसरी। तो नेसेसरी कहाँ होगा? वो काउंटरसाइंड की बात अभी तो समझा के आए और 2 मिनट भी नहीं हुए समझाए हुए। थोड़ा सा क्लास में अपने आप को मानसिक रूप से उपस्थित रखा करो, क्यों कल्पना? Under subsection 2 thereof cause the prison named in the order to be taken to the court in which his attendance is required so as to be present there at the time mentioned in the order and shall cause him to be kept in custody in or near the court until he has been examined or until the court authorizes him to be taken back to the prison in which he was confined or detained। तो 270 कह रहा है कि बंदी का न्यायालय में अभिरक्षा में लाया जाना। ये कह रहा है कि धारा 269 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कारागार का भारसाधक अधिकारी धारा 267 की उपधारा 1 के अधीन दिए गए और जहां आवश्यक है वहां उसकी उपधारा 2 के अधीन सम्यक रूप से प्रति हस्ताक्षरित आदेश के परिधान पर आदेश में नामित व्यक्ति को ऐसे न्यायालय में जिसमें उसकी हाजिरी अपेक्षित है भिजवाएगा जिसमें वह आदेश में उल्लिखित समय पर वहां उपस्थित हो सके और ऐसे न्यायालय में या उसके पास अभिरक्षा में तब तक रखवाएगा जब तक उसकी परीक्षा न कर ली जाए और या जब तक न्यायालय उसे उस कारागार को जिसमें वह परिरुद्ध है या निरुद्ध था वापस ले जाने के लिए प्राधिकृत न कर दे। तो वहाँ आप कस्टडी में रखेंगे उसको और तब तक रखेंगे जब तक कि जिस पर्पज़ के लिए कोर्ट ने उसे आउट किया था वो पर्पज़ कंप्लीट ना हो गया हो, या फिर दूसरी बात यह है कि वो पर्पज़ कंप्लीट ना होने की वजह से मान लीजिए समय ख़त्म हो गया कोर्ट का, नहीं उस दिन हो पाया, तो कोर्ट ऑथराइज़ करेगा कि इसे वापस जेल ले जाओ। तो जब तक उसे ऑथराइज़ ना कर दे कोर्ट तब तक या फिर उसकी परीक्षा होने तक वो वहाँ कस्टडी में रखा जाएगा। इज दैट क्लियर? 271 कह रहा है पावर टू इशू कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इन प्रिजन। तो 271 कह रहा है कि कारागार में साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करने की शक्ति भी है कोर्ट को। ये कह रहा है द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर शैल बी विदाउट प्रिजुडिस टू द पावर ऑफ द कोर्ट टू इशू अंडर सेक्शन 284 अ कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन एज अ विटनेस ऑफ एनी पर्सन कन्फाइंड और डिटेन्ड इन अ प्रिजन एंड द प्रोविजंस ऑफ पार्ट बी ऑफ चैप्टर, कौन सा चैप्टर है 23, शैल अप्लाई इन रिलेशन टू द एग्जामिनेशन और कमीशन ऑफ एनी सच पर्सन इन द प्रिजन एज दे अप्लाई इन रिलेशन टू द एग्जामिनेशन और कमीशन ऑफ एनी अदर पर्सन। तो कमीशन जारी करना आप समझते होंगे सभी, कमीशन जारी करने का क्या मतलब है? एक कमिश्नर नियुक्त किया जाएगा और उसको अथॉरिटी दे दी जाएगी कोर्ट के द्वारा कि आप, हम एक्यूज को नहीं बुला रहे हैं, आप हमारी तरफ से हमारे प्रतिनिधि के रूप में जाइए, हमारे दूत के रूप में जाइए और जाके वहाँ से आप उसका बयान रिकॉर्ड करके लाइए। तो 271 कह रहा है कि कारागार में परिरुद्ध या निरुद्ध किसी व्यक्ति को साक्षी के रूप में परीक्षा के लिए धारा 284 के अधीन कमीशन जारी करने की न्यायालय की शक्ति पर इस अध्याय के उपबंधों का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और अध्याय 23 के भाग 6 के उपबंध कारागार में ऐसे किसी व्यक्ति की कमीशन पर परीक्षा के संबंध में
वैसे ही लागू होंगे जैसे वे किसी अन्य व्यक्ति की कमीशन पर परीक्षा के संबंध में लागू होते हैं। तो यहाँ कमीशन द्वारा भी जेल में निरुद्ध परिरुद्ध व्यक्ति का क्या किया जा सकता है, बयान रिकॉर्ड किया जा सकता है। ठीक है जी, तो अध्याय 22 CRPC आपका समाप्त होता है आज की क्लास में, और अगली क्लास में हम अध्याय 23 जो बात करता है एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका होने वाला है अध्याय 23। ठीक है, तो आप लोग अगली क्लास में ज़रूर जुड़िएगा। राजकुमार जी, जो राज नाम से आईडी है, मैं आपका परिचय मांगा था भाई। राज जी, आप अपना कृपया परिचय देने का कष्ट करेंगे। मिस्टर राज, माइक ओपन कीजिए अपना और बताइए आप कहाँ से हो भाई। सर मैं संभल से हूँ सर, डिस्ट्रिक्ट संभल। आप तो पहले भी जुड़े हैं ना शायद क्लास में हमारी। जी सर, काफ़ी बार जुड़ा हूँ। हाँ, चलिए ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं और मिलेंगे अगली क्लास में। सभी को गुड नाइट, शब खैर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। गुड नाइट।